एक चीज जो मेरे को समझ में नहीं आती कि लोगों को सच्चाई सुनने में और एक बंदे को सच्चाई बोलने में इतनी क्या दिक्कत होती है। मैं आज आपको क्लियरली बोलता हूं कि आपके रूफटॉप पे लगे हुए सोलर पैनल 25 साल नहीं केवल 12 साल चलेंगे और ये एक सच्चाई है। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, मैं तो केवल एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम कर रहा हूं। मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनको दबा दिया जाता है, पब्लिक डोमेन तक नहीं लाने दिया जाता। मेरा काम सिंपल सा है, उन रिपोर्ट्स को आपके साथ में शेयर करना और आपको बताना, कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी हुई रिपोर्ट्स को सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझाना। जब भी हम इस तरीके की रिपोर्ट्स को अनकवर करते हैं जिनको कि इंटेंशनली नहीं दिखाया जाता या फिर लोगों को नहीं बताया जाता, तो हमारे को स्पेसिफिकली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट एक चैलेंज जो आप हम लोगों का आसान कर सकते हो वो है ल्यूमन सिटी चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके और लाइक करके। तो आज की इस वाली वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। पहले तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा सिंपल भाषा में कि इन रिसर्च में क्या क्या लिखा है और रिसर्च हमारे पास कहां से आई है। अगर आप पढ़ना चाहोगे रिसर्च तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स भी दे दूंगा ही, मतलब वो दूंगा क्या, मतलब दूंगा ही, आप नीचे पढ़ भी सकते हो। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि ये रिसर्च में जो बातें इन्होंने कही है उसके कॉजेस क्या हैं, आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज हम बात करेंगे कि एज अ कंज्यूमर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका पैनल भी कहीं 12 साल में तो जाने वाला नहीं है। और अगर आप एक पैनल परचेज करने वाले हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है पैनल खरीदने से पहले, जिससे कि आपका पैनल 25 साल तक चल सके। तो देखो, सबसे पहली रिसर्च हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से। ये वाली रिसर्च के अंदर डैम्प हीट टेस्टिंग करी जाती है सोलर पैनल्स की। और ये रिसर्च कोई छोटी रिसर्च नहीं थी, इसमें 11,000 सोलर पैनल्स को लिया गया था अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से। तो जब डैम्प हीट टेस्टिंग होती है, इसके अंदर मोनोपर्क पैनल्स भी थे जो हमारी एक स्टेप पुरानी टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल्स में। उनकी जब डैम्प हीट टेस्टिंग हुई तो उसके अंदर हमारे को 1 से 2% का रिलेटिव पावर लॉस मिला। देखो, कोई सा भी पैनल हो रिलेटिव पावर लॉस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये टेस्टिंग आपकी डिग्रेडेशन को फास्टर बना देती है, डैम्प हीट टेस्टिंग। तो मोनोपर्क में 1 से 2% का मिला, मगर उसी की जगह पे जब टॉपकॉन का टेस्ट करा गया तो यहां पे 65% तक का पावर लॉस मिला। और यहां पे 65% हायर साइड है, और जो कम से कम मिला वो मिला 4% का। अब टॉपकॉन में इतना ज्यादा वेरिएशन के एक पैनल तो 4% का कर रहा है, वहीं दूसरा पैनल 65% का कर रहा है। ये वेरिएशन क्यों है, इस पे इस रिपोर्ट में इन्होंने फर्दर लिखा, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब किस तरीके का ग्लास लगाया है, कौन सा सेल लगाया है, एनकैप्सुलेंट जिससे उसको सील करा गया है वो किस क्वालिटी का लगाया है। इन सब के डिफरेंस की वजह से एक सोलर पैनल में तो 65% का डिग्रेडेशन आ गया सेम कंडीशंस में, और एक टॉपकॉन सोलर पैनल केवल 4% ही डिग्रेड हुआ। अब इसके बाद में ये वाली रिसर्च यहीं पे नहीं रुकी, इन्होंने कहा कि चलो भाई पैनल का तो टेस्ट हो गया, अब हम सेल लेवल टेस्टिंग करते हैं। मगर अब इस दूसरे सेल लेवल टेस्ट में एक इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज करी। तो ये वाला जो सेल वाला डैम्प हीट टेस्ट था, ये 100 घंटे तक कंडक्ट हुआ, और यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स को ह्यूमिडिटी के साथ में मिला के सेल को एजिंग करा गया, सेल की एक्सेलरेटेड एजिंग करी गई। और यहां पे निकल के आता है एक्सट्रीम केस में, मतलब एक्सट्रीम केसेस में पैनल ने 92% का एफिशिएंसी लॉस एक्सपीरियंस करा। अब इसके बाद में हम चलते हैं दूसरी रिसर्च पे। ये वाली रिसर्च निकल के आती है लॉन्गी 2025 की। ये रिसर्च है। लॉन्गी बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सोलर पैनल्स बनाता है और साथ ही में अपनी रिसर्च भी करता है। तो इनकी रिसर्च में निकल के आता है कि साइनेक्स, आपके जो टॉपकॉन सोलर पैनल होते हैं उसमें सिलिकॉन नाइट्रेट की एक कोटिंग करी जाती है आगे और पीछे दोनों से। ये कोटिंग बेसिकली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है कि जो सन की रेज पैनल पे गिरती है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय बेटर एब्जॉर्प्शन हो, ताकि बेटर एफिशिएंसी आउटपुट हो सके। मगर क्या देखा जाता है कि ये वाली पर्टिकुलर लेयर केमिकल डिग्रेडेशन और सोडियम कंटामिनेट्स की वजह से पैनल की एफिशिएंसी को डाउन कर देती है, जिससे कि ओपन सर्किट वोल्टेज में सिग्निफिकेंट लॉसेस होते हैं और पैनल का ओवरऑल आउटपुट कम हो जाता है। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ये वाली रिसर्च आगे बताती है कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दें इस कोटिंग के साथ में, तो हमारा डिग्रेडेशन बहुत डाउन हो जाता है और पैनल की लाइफ और एफिशिएंसी दोनों चीजें बढ़ जाती हैं।
मगर यहाँ पे आती है एक जरूरी बात, हर एक टॉपकॉन मैन्युफैक्चरर ये कोटिंग का इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अपना टॉपकॉन सोलर पैनल लेने से पहले आप जरूर देख लेना कि वहां पे साइनेक्स सिलिकॉन नाइट्रेट कोटिंग के साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर भी इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। अब हम आते हैं रिसर्च नंबर 3 पे। ये है फ्रैनहोफर आईएससी इंस्टीट्यूट की ये रिसर्च है। इन्होंने अल्ट्रावायलेट का असर देखा है टॉपकॉन सोलर पैनल्स पर। तो अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन को, जिसको हम यूवीआईडी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, ये हर एक सोलर सेल पर होती है, मगर ये फास्टर रिस्पॉन्स करती है टॉपकॉन पर। मतलब टॉपकॉन इस रेडिएशन से जल्दी डिग्रेड होता है। अब इन्होंने इस रिसर्च में क्या पाया कि एक स्टैंडर्ड इन्होंने 60 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया पे यूवी रेडिएशन डाला। उस रेडिएशन के अंदर कुछ टॉपकॉन पैनल्स ने तो 0% डिग्रेडेशन शो करा, मगर उसी की जगह पे कुछ पैनल्स ने 5% तक का डिग्रेडेशन शो करा। अब ये 3 रिसर्च थी। इसके बाद में एक और रिसर्च आती है। एक और रिसर्च नहीं है, मतलब ये हमारी पुरानी वीडियो से ही मैं पार्ट ले रहा हूं। कीवा पीवीईएल की एक टेस्टिंग आई थी, इन्होंने भी ये डैम्प हीट टेस्टिंग करी थी। इनकी टेस्टिंग का नाम था DH2000 डैम्प हीट टेस्टिंग थी। इन्होंने एक चीज पाई कि इस डैम्प हीट टेस्टिंग के अंदर पैनल्स में 69% ऐसे पैनल्स थे जिनमें केवल 2% डिग्रेडेशन हुआ, और इसके कंपैरिजन में 32% ऐसे पैनल थे जिसमें डैम्प हीट टेस्टिंग के अंदर कोई ना कोई एक फेलियर पॉइंट निकल कर आया। खैर, अब यहां पे हमारा रिसर्च वाला पार्ट एंड होता है। मैंने सारी रिसर्च, उनमें क्या क्या लिखा था, पूरी थीसिस होती है, उनको मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। अब यहां पे हम बात करेंगे कॉजेस की। अगर आपने रिसर्च देखी होगी तो आपने एक सिग्निफिकेंट चीज देखी होगी। अगर हम एक पैनल को, टॉपकॉन पैनल को ले रहे हैं, तो जो पैनल 4% एफिशिएंसी ड्रॉप दिखा रहा है और वहीं सेम टॉपकॉन पैनल 65% एफिशिएंसी ड्रॉप दिखा रहा है। दोनों पैनल्स अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आए हैं, दोनों पैनल अलग अलग फैक्ट्रीज से आए हैं, दोनों पैनल्स में अलग अलग मटेरियल्स का यूज हुआ है, मगर दोनों को बोला टॉपकॉन ही जा रहा है। यहां पे आपने ये चीज नोटिस करी, हर एक टेस्ट में, हर एक रिपोर्ट के अंदर, हर एक रिसर्च के अंदर वेरिएशन टॉपकॉन की डिग्रेडेशन का, जहां 1-2% है तो वहीं 65, वहीं 39% भी जा रहा है। मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है टॉप परफॉर्मर और लोएस्ट परफॉर्मर के बीच में, दोनों टॉपकॉन होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा है, जो कि मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन सब के बेसिस पे ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मतलब इस चीज से आपको एक चीज तो पता लगेगी कि टॉपकॉन अपने आप में टेक्नोलॉजी फॉल्टी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके किस किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसकी कमी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बेसिकली डिफेक्ट रेट है। इंडिया, लाओस और यूएसए, इन तीनों में बने हुए पैनल सबसे ज्यादा डिफेक्टिव निकल रहे हैं, और इसी के कंपैरिजन में चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, यहां पे बने हुए पैनल्स बहुत कम डिफेक्टिव निकल रहे हैं। अब यहाँ पे ये रीजन क्या है इसका, कि चाइना के इंडिया, यूएसए और लाओस, ये ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सोलर रैपिड एक्सपेंशन में है, तो अनट्रेन्ड लेबर है, इक्विपमेंट अभी सेटअप हो रहे हैं, तो एक जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होते हैं वहाँ लीनियंट है, हमारे यहाँ पे अभी भी लीनियंट है, जो कि वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी, चाइना जैसे देश उसे एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट है इंडिया के कंपैरिजन में। तो समहाउ इंडिया में और जो भी कंट्रीज हैं जो सोलर में अब अर्ली अडॉप्टर्स बन रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, यहाँ पे पैनल्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन, सबसे ज्यादा कमियां इन्हीं देशों के मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स में आ रही हैं। अब कमियां हैं टोटल 4 तरीके की, जो कि मेजरली दिख रही हैं। अब वो कमियां मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद में हम चलेंगे कि एज अ कंज्यूमर आप कैसे बच सकते हो। पहला है स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग गैप। आपके पास अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप अपने छत पे जाओ, वहां पे सेल की एक स्ट्रिंग होगी, उसके बराबर में एक और सेल की स्ट्रिंग होगी। 90% आप लोग नोटिस करोगे कि उनके बीच का जो गैप है वो अनइवन है, कहीं पे सेल आपस में एकदम चिपक गए हैं, कहीं पे थोड़ा सा गैप है, कहीं पे ज्यादा गैप है। मतलब एक गैप आपका स्पेसिफिक गैप नहीं है, वो गैप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और यही कमी
मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स में जो कि इंडिया में हो रहे हैं उनमें देखी गई कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग गैप अनइवन है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, अगर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग आपने मिला दिया अपोजिट स्ट्रिंग्स तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का खतरा एक पैनल में बढ़ जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंसी लॉस को तो आप काउंट करोगे ही करोगे। अब इसके बाद में दूसरी कमी जो देखी गई वो है क्रीपेज डिस्टेंस, मतलब पैनल की एज से जो पहला सेल लगा हुआ है उसका डिस्टेंस। अब ये क्यों जरूरी है, जब ग्लास टू ग्लास पैनल के बीच में सेल लगा हुआ होता है तो ये डिस्टेंस इसलिए जरूरी होता है ताकि एनकैप्सुलेंट पैनल को अच्छे से सील कर सके और मॉइस्चर पैनल के अंदर ना जाए। अगर सोलर सेल ग्लास के बहुत ज्यादा पास लग गया तो उसके लिए ऑफकोर्स ज्यादा इजी होगा मॉइस्चर से कांटेक्ट में आ पाना। तो ये होता है दूसरा फॉल्ट जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स में देखा गया। तीसरा है ब्रांचिंग क्रैक्स और माइक्रो क्रैक्स। ये तो बहुत कॉमन है, मैं बहुत बारी बता भी चुका हूँ कि हम किस तरीके से पैनल को हैंडल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक लेबर का बंदा या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला किस तरीके से सेल को हैंडल कर रहा है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि सेल में कितने माइक्रो क्रैक या फिर ब्रांचिंग क्रैक्स आएंगे। अब इसी के अलावा फ्रेम में कॉर्नर गैप, कि जो फ्रेम जहां पे एल शेप में जुड़ा हुआ होता है वहां पे गैपिंग देखी जा रही है। तो ये भी एक मेजर इशू इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, यूएसए मैन्युफैक्चर्ड, लाओस मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स में देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब एज अ कंज्यूमर मैं कैसे बचूं एक बेकार पैनल से जो कि 65-69% डिग्रेड हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और 12 साल ही चलेगा 25 साल के लाइफ टाइम में, इन कंपैरिजन टू एक अच्छी क्वालिटी का पैनल एज अ कंज्यूमर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो देखो यहां पे ना कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आपको कीवा पीवीईएल की रिपोर्ट को देखना है। हर एक मैन्युफैक्चरर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इंडिया के काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, अलग अलग अपने पैनल्स देते हैं टेस्टिंग के लिए और वो एक स्कोर कार्ड बनाता है और स्कोर कार्ड बनाने के बाद में आपको प्रेजेंट करता है कि भाई ये है हर एक मैन्युफैक्चरर का स्कोर कार्ड। अगर आप ये स्कोर कार्ड देखना चाहते हो आप ल्यूमन सिटी पे जा सकते हो, lumencity.in पर हमारे ब्लॉग सेक्शन में हमने इस पर एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा है, कौन कौन से पैनलों ने अच्छा परफॉर्म करा, किन किन पैनल्स ने बुरा परफॉर्म करा, वो आप क्लियरली यहाँ से जान सकते हो। बट कंसिडर करते हैं कि आपके पास में वो वाले पैनल लगाने का स्कोप नहीं है जो हमने उसमें मेंशन करे हैं। मेरे को तो मेरा वेंडर कोई और पर्टिकुलर पैनल लगा रहा है, अब मैं उस केस में क्या करूं? तो अब आपको आईईसी रेटिंग देखनी है, आपको 2 आईईसी रेटिंग देखनी है। केवल अगर आपका वेंडर आपसे कहता है कि सर ये तो एएलएमएम में लिस्टेड है लगा लो, नहीं, एएलएमएम में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड है बट आईईसी रेटिंग हर एक के पास नहीं है। तो आपको 2 आईईसी रेटिंग स्पेसिफिकली देखनी है। पहली है 61215 और दूसरी है 61730। ये डिजाइन और सेफ्टी की रेटिंग्स हैं, ये आपके पैनल के पास में जरूर होनी चाहिए अगर आप ये इंस्टॉल करा रहे हैं। अब आते हैं उन लोगों पे जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो आपको एक और नई आईईसी रेटिंग अपने पैनल के लिए देखनी है, उसका नंबर है 61701। ये बेसिकली सॉल्ट और मिस्ट सीवियरिटी को दिखाता है। समुद्र के किनारे रहते हो, वाटर बॉडी के पास में रहते हो तो आपकी हवा में ऑटोमेटिकली क्लोराइड्स और सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे। यही उस रिपोर्ट में भी निकल के आया था कि क्लोराइड्स टॉपकॉन को ज़्यादा जल्दी डिग्रेड कर रहे हैं। तो आपको ये वाली रेटिंग ज़रूर देखनी है अपने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगवाने से पहले। और इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि ईएल टेस्ट रिपोर्ट, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका पैनल एक लाइट सोर्स की तरह काम करता है, उसके अंदर वापस करंट भेजा जाता है तो पैनल ग्लो करता है। अब ये ग्लो ऐसा नहीं होता जो आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो, मशीन होती है जो कि उसका एक क्या कहते हैं एक्सरे निकाल देती है आपके हर एक सोलर सेल का। तो जिस तरीके से आपकी बॉडी का जब एक्सरे निकालते हैं तो हड्डी टूटी हुई दिख जाती है ना, तो ईएल टेस्ट भी एग्जैक्टली सेम है। आपका पैनल का स्कैन होता है और उसके अंदर किस पैनल के सेल के अंदर माइक्रो क्रैक है वो आपको इजीली दिख जाता है। कंपनीज यूजुअली उसे नहीं सेल ऑफ करती, उसे डिस्पोज ऑफ कर देती हैं बी ग्रेड में या फिर कैसे भी, वो एक अलग टॉपिक है। बट आपको अपने पैनल के साथ में एक ईएल टेस्ट रिपोर्ट होगी, वो जरूर ले लेनी है और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके सेल में कोई माइक्रो क्रैक तो नहीं है। बट इवन दो वो रिपोर्ट भी 100% उस पर भरोसा मत करना। रीजन क्या होता है कि पैनल की हैंडलिंग में किस तरीके से वर्कमैनशिप से पैनल को लगाया जा रहा है, पैनल के ऊपर चढ़ के तो कोई बंदा उसमें नट नहीं लगा रहा, तो इन सब चीज़ों से माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जो कि आपकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे या फिर उसके बाद में भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप अलग से भी ध्यान रख सकते हो। बट पता क्या होता है कि अच्छा पैनल चूज करने के लिए ना, ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने बहुत प्रिसाइजली दे दी वीडियो फॉर्म में, बट अगर आप सच में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और अच्छा सोलर पैनल अपने घर के लिए लेना चाहते हो
तो हमारा वो ब्लॉग सेक्शन कीवा PELB का, और उसके अलावा अभी मैं एक रीसेंट ब्लॉग और डालूंगा इसी टॉपिक के बारे में। इन दोनों रिपोर्ट्स को ज़रूर पढ़ना ताकि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाओ और अपने लिए एक ऐसा सोलर ले पाओ जो कि एक्चुअल में 25 साल चले भी। जब आपने अच्छा पैनल ले लिया, सेकेंड स्टेप और बहुत ज़रूरी स्टेप आता है वर्कमैनशिप का। कितना ही अच्छा पैनल हो, एक पुअर वर्कमैनशिप में उसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप होंगे और समहाउ वो वाला पैनल डिग्रेड और ख़राब होगा ही होगा। तो अपने लिए एक अच्छा इंस्टॉलर चुनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब अपने लिए आप अच्छा इंस्टॉलर कैसे चुन सकते हो, हमने ये चीज़ इस वाली वीडियो में बताई है। आप इस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो अच्छा इंस्टॉलर चुनने का पूरा प्रोसेस।